हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और विस्तार से उसे समझेंगे, उसका व्याख्यात्मक हल भी समझेंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। क्वेश्चन को समझिएगा कि एक समावेशी व्यवस्था में समावेशी कक्षा जानते होंगे आप। कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। ऑप्शन है आपके पास, अभिभावक स्कूल के जरूरतों के अनुसार, या स्कूल छात्रों की जरूरत के अनुसार, या फिर छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार, या फिर छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समावेशी व्यवस्था कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में एक अधिगम अक्षमता वाला भी बालक और एक सामान्य बालक दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः या थोड़ा ग्रसित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देता है। बात समझ में आ रहा है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें कुछ अधिगम क्षमता वाले भी बच्चे होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों चाहे वो मानसिक रूप से हों, और वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु वो अनुमोचन करते हैं। अतः तो इसलिए जो है ना, समावेशी व्यवस्था के स्कूल में छात्र की जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करना है, ठीक है ना। किसके जरूरत के अनुसार? तो छात्र के जरूरत के अनुसार। छात्र जो है, तो जो राइट विकल्प आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी स्कूल जो है वो छात्र के जरूरत के अनुसार संयोजन करता है। यह है समावेशी व्यवस्था, जब हम विशिष्ट बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ एक जगह शिक्षा ग्रहण कराते हैं, वह है समावेशी शिक्षा। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी ज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, वह आपको बताना है। सबसे पहले तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, पियाजे द्वारा, जीन पियाजे नाम सुना होगा आपने। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है, ठीक है ना। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था यह है जिसकी आयु 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी गई है, ठीक है ना। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मानी गई है। इस अवस्था में बालक जो है, इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पाई जाती है। इसमें बालकों को शिक्षक द्वारा जितना कार्य करने के लिए कहा जाता है, वे उसी को लक्ष्य मानकर ठीक उतना ही कार्य करते हैं, और बालक एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है एवं उसके अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है, और जिसे जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम इस पर कभी विस्तार से जीन पियाजे का वीडियो लाएंगे, उस पर हम विस्तार से आपको समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता।
जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कथन और कारण वाला है। आजकल ट्रेंड हो गया है सीटेट को ये पूछने का। कथन है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को, पढ़ाते समय, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है ना, एक कथन है। अब कारण क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। देखिए बड़े बड़े शब्दों को देख के डरिए मत। अधिगमकर्ताओं, इसको देखिएगा डरिएगा नहीं। अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है छात्र, सीधा सा सिंपल सा अर्थ। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को जो पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पाठ्य सामग्री को दिखाने के बहुत तरीके अपनाने चाहिए। क्यों अपनाने चाहिए? क्योंकि शिक्षक को छात्र की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अब ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब कथन सही है कारण गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है, यानी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। अब आपको बताना है कि सही विकल्प इसमें से क्या है। चलिए बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वह राइट है, मतलब ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है ए की, मतलब कथन जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, कथन की। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ाते समय एक शिक्षक को जो पाठ्य सामग्री है ना उसको दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे छात्रों में उस शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होगी और वे तत्पर होकर शिक्षण कार्य को सीखेंगे, एकदम तत्परता से उस कार्य को सीखेंगे। ठीक है ना। और क्या, एक दूसरे को प्रेरित करें, सीखें तथा एक दूसरे को क्या करें, प्रेरित करें। क्योंकि यदि शिक्षक जो अधिगम करता है यानी जो छात्र है उसको विविध आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण विधियों तथा शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाएगा तो एक छात्र के अधिगम में बहुत ज़्यादा ही सहायता होगा, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और कक्षा अत्यंत ही प्रगतिशील एवं प्रभावी होगी। एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? पहला, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा, कक्षा प्रभावी हो, जो कक्षा कक्ष है वो प्रभावी ढंग से चले, प्रगतिशील हो, उसमें आपका प्रभाव पड़े, बच्चे उसे मतलब रुचि लें उस कक्षा में। तो एक सही टीचर वही है जिसको सुनने पढ़ने में बच्चे रुचि ले रहे हैं, आपकी कक्षा प्रभावी हो रही है। तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कथन और कारण क्या था और सही विकल्प क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जैसा है वैसा ही लिखवा देना, या फिर अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को जब आप सीटेट का एग्जाम दें, किसी भी उसका कंपटीशन का एग्जाम दें, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखें, मतलब गलत आंसर को छांटना सीखें। अब छांटना है, यहाँ देखिए बहुत आसानी से कुछ आंसर को, ऑप्शन को आप छांट सकते हैं। जैसे अच्छे से रट लेना, अच्छे से रट लेना, जहाँ भी रटने शब्द की बात आए उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आप गलत काट दीजिएगा आंख बंद करके। बच्चों को रटाना है ही नहीं, प्रतियोगिता के लिए हिस्सा बिल्कुल काट दीजिएगा। आपको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं दिलवाना है, बच्चे का तो सर्वांगीण विकास करना है।
नोट्स छपवाना नहीं है, जैसा है वैसा ही नहीं लिखवाना है, तो ये भी गलत है। कहीं भी जैसा है वैसा लिखवाना, छपवाना, रटवाना, याद करवाना, ये सब आए ऑप्शन तो बिल्कुल काट दीजिएगा। अब दो ऑप्शन आपके पास है, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना और बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, तो अब सही विकल्प आपको इसमें से ढूंढना है। अब दोनों ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे बेहतर क्या है वो आपको बताना है। देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए टीचर, हम भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो दैनिक जीवन में चीज़ें हैं, सामाजिक जीवन में चीज़ें हैं, उनसे जोड़ के पढ़ाएं, उनसे रिलेट करके पढ़ाएं, ताकि बच्चा भी उसको समझेगा और रिलेट कर पाएगा। तो हमेशा सामाजिक चीज़ों से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ करके पढ़ाना ही सही शिक्षा है, सही एजुकेशन है। तो ये ध्यान रखिए, इसलिए आपका राइट विकल्प जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों के जीवन संबंधी जो सामाजिक, जो समाज में है, जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हो रही हैं, उनसे जोड़ के पढ़ाइए। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चा उसको रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय के कारण, मिस्टेक हो गया है, भय के कारण, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? अब क्वेश्चन है कि एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों की भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से सफल होते हैं। देखिए, अब इसमें भी एलिमिनेट करिए। कैसे? जहां भी निगेटिव वर्ड हो उसको पहले ही काट दीजिए, निगेटिव वर्ड को हटा देना है। भय को संभाल नहीं सकता एक अध्यापक, क्या अध्यापक भय को संभाल नहीं सकता? फिर आप हैं किस लिए? तो ये ऑप्शन गलत है। विद्यालय बच्चों की भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो फिर भाई विद्यालय क्यों है? जब बच्चों को भावनात्मक रूप से आप मजबूत नहीं कर सकते, उनके भय को हटा नहीं सकते। हम लोग तो बच्चों को इसीलिए खड़ा करके कुछ पूछते हैं ताकि उनका भय दूर हो, और डरे नहीं बताने में, पूछने में, बोलने में, कहने में, सुनने में। समझ रहे हैं? असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला देखते हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से सफल। अब दो तो क्वेश्चन कट गया, दो ऑप्शन कट गया, बचा दो ऑप्शन। एक कह रहा है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से सफल होते हैं। भैया, जब आपके अंदर डर रहेगा तो सफलता संभव ही नहीं है। आप डर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए भी ऑप्शन गलत है। बचा ऑप्शन नंबर 3, ये राइट है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। ठीक है ना? एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का हिस्सा है। भाई, अगर आप कुछ करते हैं तो आपसे गलती होती है, जब तक आप गलती करते नहीं हैं आप कुछ सीखते नहीं हैं। बात समझ में आ रहा है? यदि आप मैदान में क्रिकेट खेलने उतरेंगे नहीं तो फिर सफलता और असफलता, हार और जीत पॉसिबल ही नहीं है। जो मैच को बाहर बैठ के देख रहे होते हैं, क्या वो हारते हैं? नहीं, जो खेलता है वो हारता है, जो खेलता है वो जीतता है। तो अधिगम में त्रुटियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चों के कार्य में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा विश्लेषण करके बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भ्रांतियां हैं, बच्चों के सहज विचार को समझना चाहिए और उनके पिछले अनुभवों को बताना चाहिए। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की चर्चा करना जरूरी है, सार्थक है। असफलता के भय के एहसास को दूर इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के विकास में विकार उत्पन्न करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है, जिससे वे विकासात्मक रूप से तो विफल हो सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से विफल हो सकते हैं। अतः विद्यालय के शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यालय का वातावरण कैसा हो? भय मुक्त होना चाहिए, और इस पे बल देना चाहिए कि हमारे विद्यालय का वातावरण भय मुक्त हो, सभी बच्चे बिना डरे कुछ पूछें। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि किसकी सिफारिश की गई है। ठीक है, देखिए, केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला हेतु या निजी विद्यालयों में आरक्षण या केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है या इनके लिए अलग विद्यालय है। ठीक है ना। अब आपको सही विकल्प बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं ना, उनको निजी विद्यालय में आरक्षण की बात की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार, 2009 के सेक्शन 12 में यह कहा गया है कि निजी स्कूलों में 25%, कितना परसेंट भाई, 25% सीटों पर आरक्षण हो। 25% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, आइए कुछ हम इस पे ज़रूरी बातचीत भी कर लेते हैं कि आरटी में क्या क्या मुख्य बातें हैं आरटी 2009 में। देखिए, सबसे पहले जो बात है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। साथ ही समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा है। प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना लड़कों के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर दूरी के भीतर ही होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल, वो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके घर से 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर के भीतर में होना चाहिए। 3 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, ये आरटी 2009 कहता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो राइट विकल्प है निजी विद्यालयों में आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। तो अब आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। तो राइट विकल्प आपको बताना है। राइट विकल्प है आपका डिसकैलकुलिया। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। कैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेटर से रिलेट करिए। कैलकुलिया कैलकुलेटर, कैलकुलिया कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर पे हम क्या करते हैं, कुछ जोड़ते घटाते हैं, मैथ से रिलेटेड कुछ करते हैं। तो मैथ से रिलेटेड अगर अक्षमता है बच्चों में तो उसको कहेंगे डिसकैलकुलिया। ठीक है ना। डिसग्राफिया, ग्राफ पे हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ बनाते हैं ग्राफ पे, तो यानी लिखने से संबंधित क्षमता हो तो वो है डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया, लेक्सिया लेसन, लेसन माने पढ़ना, पाठ। अगर पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे कलम को कमल पढ़ता है, इस तरह की कोई समस्या है तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन संबंधी विकार किससे संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको बताना है। तो आपको इसमें बताना है राइट विकल्प क्या होगा। तो राइट विकल्प बताइए इसमें। देखिए, जो ऑप्शन नंबर 4 है, गति समन्वय वैफल्य, यही सही आंसर है, यानी डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया वाले व्यक्ति को गति, समन्वय, निर्णय, स्मृति और कुछ संज्ञानात्मक कौशल की समस्या होती है। डिस्प्रैक्सिया शरीर की प्रतिरक्षा और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। अतः गति समन्वय वैफल्य जो होता है वो किसी व्यक्ति के हाथ से और आँख के तालमेल के संतुलन को नहीं बना पाता है, शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रहा है। कौन से डिस्प्रैक्सिया वाले लोग,
तो सही विकल्प है गति समन्वय वैफल्य। हाथ और आंख का तालमेल नहीं बन पाता है, जिसमें इस तरह की समस्या होती है, यानी डिस्प्रैक्सिया होती है, गति समन्वय वैफल्य होता है उनमें। ठीक है ना। हाँ, और ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, शरीर की प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है, और आंख और हाथ के तालमेल में संतुलन नहीं बन पाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्वेश्चन है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। आपके पास विकल्प है, विकल्प को पढ़िए और बताइए। देखिए, तो सही विकल्प है ना, आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ना चाहिए। ठीक है ना, मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधिता छात्र चित्र रूपी सामग्री को देखने में असमर्थ होता है। जिसके पास आंख नहीं है वो विजुअल नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, देखने में असमर्थ होता है, जिससे जब वह टेप चाहे रिकॉर्डर चाहे मौखिक उपकरणों के माध्यम से अध्ययन और सहज हो जाता है उसके लिए, वह कक्षा के सफल समावेशन में साधन हो जाता है। टेप रिकॉर्डर हुआ, हाँ, चाहे टेप हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ, कुछ भी इस तरह का मौखिक उपकरण। ठीक है ना। तो आसपास के चित्र रूपी सामग्री को मौखिक तरीके से स्पष्ट करना चाहिए, मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए आपको उसमें। यही सफल कक्षा संचालन की नीति है। ये रहा आज का क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं? अगर आपको ये लाभ मिला हो इस सेशन से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।